हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल परफ्यूजन क्या होता है। तो हमारे पास जो हार्ट होता है उसको कहते हैं मायो, क्योंकि वो एक मसल है। फिर उसके बाद हम उसके साथ लगाते हैं कार्डियल, क्योंकि हम रेफ़र कर रहे हैं कि भाई ये जो मसल है वो किसका है, वो हमारे पास कार्डियक का है, जिसको हम हार्ट कहते हैं। और परफ्यूजन हम कहते हैं किसी भी चीज़ में परफ्यूज़ होना, मतलब उसके अंदर भर जाना। हार्ट के मसल के अंदर क्या भरा जाता है? हार्ट के मसल के अंदर ब्लड भरा जाता है। तो हमारे पास एक तो हार्ट के जो मसल है, चेम्बर्स हैं, उसके अंदर ब्लड भरा जाता है, जो कि आगे पूरी बॉडी में पंप होता है। लेकिन दूसरा हमारे पास पर्पस ये होता है कि हमारा जो हार्ट का मसल है उसको इटसेल्फ जो कि है एनर्जी चाहिए होती है, जो कि ब्लड से मिलती है। तो हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मायोकार्डियल परफ्यूजन। डेफिनेशन वेरी सिंपली हमने डिफाइन किया, ब्लड फ्लो इन द मसल ऑफ द हार्ट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यार ये अगर ब्लड फ्लो होता है तो ये ब्लड फ्लो किस आर्टरीज से होता है? हमने तो सुना ही नहीं यहाँ पे कोई ब्लड फ्लो होता है। तो हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं सप्लाइंग टू द हार्ट, वो मैपा होती हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ़्ट सर्कम्फ्लेक्स एंड लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, उसकी आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। अब यहाँ पे मैं पिक्चर लगाना भूल गया, जिसके अंदर हमारे पास हार्ट की ये जो आर्टरीज़ हैं वो दिखाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है आप कोशिश कीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लें कि एनाटमी ऑफ द हार्ट और कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट, तो वहाँ पे आपको पिक्चर मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये जो मायोकार्डियल परफ्यूजन है ये किन चीज़ों से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं मायोकार्डियल परफ्यूजन को। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों ज़रूरी है? डायस्टोलिक प्रेशर है क्या, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, रिवाइज़ करा लूँ एक तरह से, कि हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो जब रिलैक्सेशन का टाइम है उसको हम, उस टाइम पे जो आपकी वेसल्स के अंदर प्रेशर आता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है जो मैं कह रहा था कि मैंने आपको हार्ट के मसल के आर्टरीज़ की पिक्चर नहीं दिखाई। उस पिक्चर्स को देखने का मकसद ये है, अगर आपने देख ली हो गूगल से, तो उसमें ये है कि वो बहुत पतली वेसल्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ना पतली वेसल्स होती हैं। अब उन पतली वेसल्स में अगर आप सिस्टोलिक के दौरान अगर वो अपने आप में रिफिल दें, मतलब कंस्ट्रिक्शन ना करें और ब्लड फ्लो आने दें, तो जब वो ब्लड फ्लो आने देंगे तो वो वेसल जो कि है फट जाएगी। तो उस वेसल के रप्चर होने की प्रिवेंशन के लिए निज़ाम इस तरह का बना हुआ है दिल का, अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम रखा है, जिसकी वजह से जो हमारे पास डायस्टोलिक फेज़ है, रिलैक्सेशन फेज़ जिसको हम कहेंगे, उसके अंदर हमारे पास जो कि है कोरोनरी आर्टरी जो कि वेज़ो डायलेट होती है और कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो जाता है। तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर जो कि है कोरोनरी आर्टरी के अंदर या ब्लड हार्ट के अपने मसल के अंदर ब्लड जाता है। BCQ पॉइंट व्यू से या फिर वाइवा के दौरान लोग आपसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वेज़ो मोटर टोन। तो वेज़ो मोटर टोन हमारे पास क्या है? हमारे पास जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो ये सब क्या है? ये हमारे पास वेज़ो मोटर टोन है। हमारे पास जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ के अंदर आपको याद होगा स्मूथ मसल्स होते हैं। फिजियो में अगर आपको याद हो, एनाटमी में भी पढ़ा लेते हैं कभी कभार, तो उसके अंदर स्मूथ मसल्स जो होते हैं, जो अगर कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा लेकिन ब्लड फ्लो कम होगा। डायलेटेड रहेंगे, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। तो वो हमारे पास वेज़ोमोटर टोन है, तो वो जब क्या नाम है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो परफ्यूजन कम हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा परफ्यूजन बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस टू फ्लो हमारे पास क्या है? अब जो फ्लो आ रहा है उसमें जो हमारी वॉल्स हैं वो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, या फिर कह सकते हैं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप बाईसाइकिल चलाते हो जिसमें रेटिंग्स होती हैं, जिससे आप फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, लोड को कंट्रोल करते हो। तो वो भी इसी तरह से आपको लोड दे रही होती है, प्रेशर लगाती है बेल्ट पे, जिसकी वजह से आपको रेजिस्टेंस मिलती है। सिमिलरली कोई भी फ्लूइड किसी भी चीज़ के थ्रू जा रहा होता है तो उसमें एक हमारे पास फ्रिक्शन का कंपोनेंट होता है, और उसी फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि वो
जो वाटर है उसके फ्लो के अगेंस्ट काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ब्लड के फ्लो के अगेंस्ट कौन काम कर रहा है? हमारे पास आर्टरीज़ की जो वॉल्स है, तो आर्टरीज़ की वॉल से जो कि उसको फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और फ्रिक्शन के साथ साथ तो उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। सिमिलरली इसमें ये भी बात आ जाती है कि जब आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वजह से ही ऑब्स्ट्रक्शन आता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? ये है क्या, पहले ये समझ लें कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, हार्ट के जो चेम्बर्स हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रियम्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डायस्टोलिक फेज का जो आखिरी फेज होता है, आखिरी हिस्सा होता है, उसमें उसके अंदर कितना ब्लड होता है, कितना ब्लड है, कितना ब्लड का वॉल्यूम है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। साफ साफ ये बात भी यही कह रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है, आखिरी आखिरी डायस्टोल मतलब डायस्टोल का आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्से में फिर उसका क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? मतलब उसके अंदर ब्लड कितना है। तो वो जो वॉल्यूम है वो अगर जितना ज़्यादा होगा तो उतने अच्छे से परफ्यूजन हो सकती है किसकी? हमारे पास मायोकार्डियल की। और मायोकार्डियल की परफ्यूजन वो किस में होती है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। तो ये बातें थोड़ी सी इंटर रिलेट करी हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास अच्छा कब होगा? जब वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अच्छा होगा। वॉल्यूम अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है एट दी एंड जब वो सक करेगा ब्लड को तो साथ ही साथ कोरोनरी आर्टरी को भी अपना फ्लो मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? ये जो फ्लो है ये कौन स्टॉप कर सकता है? अब देखो, कोरोनरी आर्टरी का तो ये मैकेनिज्म सारा मैंने बता दिया। अब कोरोनरी आर्टरी में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से अपना क्या नाम है रुक जाएगा, और हम जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अंजाइना, हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो क्यों हुआ? तो वो इस वजह से होता है कि हमारे पास जो कि आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है, जिसमें इनिशियली हमारे पास एक प्लाक बनता है। फिर वो जब प्लाक की फॉर्मेशन की वजह से आपकी वेसल हार्ड हो जाती है, फिर हार्ड होने की वजह से जब वेजो कॉन्ट्रैक्शन, वेजो डायलेशन होती है, तो उससे क्या होता है? हमारे पास वो प्लाक टूटने लग जाता है। वो जब प्लाक टूटता है तो जाहिर सी बात है वो ब्लीडिंग करता है, और फिर ब्लीडिंग करता है तो क्लॉटिंग हो जाती है। अब इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर आपने देखा हो आपके जो दांत हैं उनमें अक्सर ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो ब्लीडिंग फिर उसके बाद रुकती है, लेकिन वो ब्लीडिंग रुकने के बाद वहाँ पे कोई इन्फार्क्ट नहीं होता। उसकी वजह यह है क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है, वो एक ब्लड वेसल के अंदर नहीं होता, वो हमारे पास दांतों के बाहर एरियाज में या गम की साइड पे हो रहा होता है। तो वहाँ पे भी यही होता है, प्लाक फॉर्मेशन होती है, फिर आप उसको रब करते हो और वो प्लाक जैसे ही डिसलॉज होता है फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। लेकिन यहाँ आर्टरी के अंदर है तो वो जो ब्लीड होने के बाद कहीं और निकल नहीं पाता, उल्टा आर्टरी को ब्लॉक करके बैठ जाता है। अच्छा, जो पीछे फैक्टर्स हमने पढ़े ये भी हमारे पास ब्लड फ्लो को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर ये जो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस है ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। फिर इसके बाद हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट डिजीजेस कॉज कराते हैं? सबसे पहले स्मोकिंग, फिर उसके बाद फिजिकल इनएक्टिविटी, फिर उसके बाद ओबेसिटी, फिर उसके बाद सब ऑप्टिमल डाइट, हाइपरटेंशन। अच्छा, यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट एलिवेटेड लो एलडीएल और डिक्रीज्ड एचडीएल। तो ये हमारे पास जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं, जो कि लो जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे पास क्या है? एलिवेटेड होना चाहिए, और हाई जो कि है डिक्रीज होना चाहिए। डायबिटीज़ जो कि हमारे पास बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है, हर चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। फैमिली हिस्ट्री, एज, जेंडर जो कि हमारे पास दो तरह से इफेक्ट करता है। कॉमनली मैन में होता है, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज दोनों का इक्वल हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेस। इन सब चीज़ों की वजह से लोग प्रोन होते हैं कि उनको हार्ट डिजीज़ हो। फिर इसके बाद आता है एंजाइना। अब एंजाइना क्या है और ये अचानक से यहीं पे क्यों आया? एंजाइना इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्मेशन है वो अगर हमारे पास पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो एंजाइना के सिम्टम्स कॉज करा सकता है। पार्शियल हो या 25% हो या 35% हो, तो वो डिफरेंट एंजाइना के सिम्टम्स कॉज करा रहा था, डिफरेंट सिम्टम्स कॉज करा रहा था। तो हमने उसको एंजाइना का नाम देके और फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी, और फिर इसको एंजाइना को ये कहा एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस, ये दोनों इसी के नाम है। तो उसमें हमने क्या कहा कि भाई कोई भी पेशेंट जिसको चेस्ट पेन हो रहा हो ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम,
अब हमारे पास एक ग्रेडिंग होती है एंजाइना की। सबसे पहले क्लास वन ऐसी है कि उसमें आप अगर नॉर्मल अपने फंक्शनिंग कर रहे हो तो आपको कोई पेन नहीं होगा। क्लास टू ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास स्लाइट लिमिटेशन हो जाती है। थोड़ा बहुत ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो तो आपको चेस्ट पेन फील होने शुरू हो जाता है। क्लास थ्री के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आने शुरू हो जाती हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे होते। और क्लास फोर के अंदर आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे होते हो। तो इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। क्लास वन ऐसी एग्जांपल है जिसमें स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। क्लास टू ऐसी एग्जांपल है जिसमें वॉकिंग या क्लाइंबिंग जो कि रैपिडली नहीं कर पा रहे, स्लोली कर पा रहे हो। और क्लास थ्री जो कि है हमारे पास ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे, उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी आप चलते हो थक जाते हो, चेस्ट पेन होता है। ठीक है, फिर आखिरी हमारे पास आया था कि हम बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंजाइना, डिपेंडिंग के भाई किस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जो हमारे पास पार्शियल बिल्कुल सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो स्टेबल एंजाइना के अंदर चला जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर एक्टिविटी की जाए, एक्सर्शनल एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आपको जो है पेन होगा चेस्ट में। और दूसरी बात इसका ये भी साइन है कि सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन अगर आप पेशेंट को दोगे फ़ौरन ट्रीट हो जाएगा। तो वो उस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई इसको स्टेबल एंजाइना था तभी नाइट्रोग्लाइसरीन से ट्रीट हो गया। अब अगर इसी जगह पे अनस्टेबल एंजाइना होगा तो पहली बात तो रेस्ट से भी रिलीव नहीं होगा, फिर इसके बाद अगर आप सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन देते हो उससे भी रिलीव नहीं होगा, तो वो हमारे पास आ गया अनस्टेबल एंजाइना। फिर तीसरा आता है प्रिंस मेटल एंजाइना। इसमें हमारे पास एससी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है अगर आप ईसीजी करा लोगे, और अगर ईसीजी नहीं कराते, नॉर्मल ईसीजी तो खैर करानी ही पड़ेगी, पर मतलब ईसीजी के अलावा क्या है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी कुछ इस तरह की, हमारे पास एबनॉर्मल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की। फिर है हमारे पास एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि यार स्कीमिया हुआ है, अचानक से हुआ है। एक प्रोग्रेसिव साइकिल होता है ना, आराम आराम से आ रहा है, ग्रेजुअल ऑनसेट, ऐसे नहीं हुआ अचानक से। अगर किसी की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और फ़ौरन सीवियर सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं तो उन कंडीशंस को हमने इनलिस्ट करके कह दिया यार ये सारी चीज़ें जो है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, जिसमें हमारे पास दो क्या चीज़ें आती हैं, अनस्टेबल एंजाइना हो गया या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। इससे हमें एक और बात पता चल गई, अनस्टेबल एंजाइना हमारे पास एक एमरजेंसी कंडीशन है और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हमारे पास है ही एमरजेंसी कंडीशन। अब इन दोनों में हम फ़र्क करना चाहें तो कैसे करेंगे। अनस्टेबल एंजाइना में कह सकते हैं कि अभी तक हमारे पास जो कि मसल इन्फार्क्ट की तरफ नहीं जा रहा, जबकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नेम सजेस्ट कर रहा है कि इन्फार्क्ट हो गया है, नेक्रोसिस बन गया है, अब वो टिश्यू रीगेन नहीं हो सकता, और अनस्टेबल एंजाइना में रीगेन होने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद एमआई है क्या। एमआई जो कि है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन तो हुआ, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद आपका जो ये था ना, क्या कहते हैं, मसल था, जो कार्डियक मसल था, वो डैमेज होने शुरू हो गया, नेक्रोसिस की तरफ चला गया, उसको इतना मतलब ब्लड कम मिला कि वो मरने शुरू हो गया, उसके कुछ सेल मर गए, तो वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। अब जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा तो आपको अगर कोई केस मिलता है कि भाई इसको चेक करो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है कि नहीं, तो वो आप कैसे चेक करोगे, आप सिंपली ईसीजी करोगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डायग्नोस्टिक टूल है। उसमें हमारे पास क्या मिल सकता है, पैथोलॉजिक क्यू वेव मिल सकती है, एससी सेगमेंट एलिवेशन, डिप्रेशन मिल सकता है, बंडल ब्रांचेस का ब्लॉक मिल सकता है, या पे एक्यूट कार्डियक मसल का ब्लॉक डैमेज मिल सकता है, या पे वॉल मोशन एबनॉर्मल। अब ये जो दो चीज़ें हैं आखिरी वाली, ये फिर हमारे पास इकोकार्डियोग्राम के अंदर नज़र आ सकता है। वो इकोकार्डियोग्राफी है, सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ये इकोकार्डियोग्राम है जिसका नाम मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एक्यूट कार्डियक मसल का डैमेज या फिर वॉल मोशंस वगैरह हम इमेजिंग पे ही देख सकते हैं। अब वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट है जिसको हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राम। फिर हमारे पास आता है कोरोनरी आर्टरीज एंड देयर एनाटॉमिकल लोकेशंस। ठीक है, तो हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी इंफीरियर साइड ऑफ द हार्ट को जो कि इन्फार्क्ट करेगी, और लीड ईसीजी की लीड नंबर 2, लीड नंबर 3 एंड लीड एवीएफ पे नज़र आता है। लेफ्ट मेन आर्टरी जो है हमारे पास एंटीरियर एंड लेटरल
हार्ट के जो कि इन्फाक देखी V1 V6 1 AVL इन एक मिनट 1 2 3 अच्छा हाँ V1 to 6 जो कि सारी लीड्स हैं 6 लीड्स और उसके बाद V1 एंड AVL इनमें जो कि शो होती है लेफ्ट में। अच्छा इसमें ज़्यादा क्यों है लीड्स, क्योंकि लेफ्ट मेन के आगे और ब्रांचेस हैं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसमें हमारे पास V1 to V4 है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी V5 V6 AVL एंड 1 है आई है क्योंकि लीड्स मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी है। फिर उसके बाद हमारे पास ये लास्ट में एक क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसमें हमारे पास ये पता चलता है कि यार एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हो सकता है SC एलिवेशन मिले, हो सकता है नॉन SC एलिवेशन मिले। जैसे कि मैंने बताया था SC एलिवेशन में क्या आ रहा है, प्रिंसमेंटल एंजाइना आ रहा है। तो ST एलिवेशन हो या नॉन ST एलिवेशन हो, इन दोनों सूरतों के साथ हमें क्या मिल सकता है, क्यू वेव MI मिल सकता है। नॉन क्यू वेव MI भी मिल सकता है, क्यू वेव MI भी मिल सकता है। अगर नॉन क्यू वेव MI है इसका मतलब या तो SC सेगमेंट एलिवेशन है या नॉन SC सेगमेंट एलिवेशन है। तो ये डिफरेंट MI हमारे मिल सकते हैं। अच्छा अनस्टेबल एंजाइना हमारे पास क्या है, अनस्टेबल एंजाइना हमारे पास नॉन SC सेगमेंट एलिवेशन के अंदर आता है। अब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, प्रेजेंट करता है आपके पास OPD के अंदर, फिर इसके बाद आप उसको जो कि है ECG के लिए भेजते हो और कार्डियक बायोमार्कर्स के लिए भेजते हो। तो उन दोनों को देख के और हिस्ट्री को देख के, दोनों को देखते हुए आप क्या डिसाइड करते हो, अपना फाइनल डायग्नोसिस बनाते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।